आज बात हो सकती थी महाकुंभ में हुए भगदड़ की। 1, 2 या 3 ये जांच का विषय है। आपको दिल्ली चुनाव के बारे में भी जानकारी दे सकता था, जहां अखिलेश यादव, इकरा हसन और शत्रुघ्न सिन्हा आम आदमी पार्टी के प्रचार के लिए मैदान में उतरे। या फिर आपको अमेरिका लेकर जा सकता था, जहां पिछले हफ्ते 2 प्लेन क्रैश की घटना सामने आई, जहां 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। आपको ट्रंप की टैरिफ के बारे में बता सकता था, जिसको लेकर भारत और ब्रिक्स देशों में एक चिंता सी नजर आ रही है। लेकिन आज हम बात करेंगे 11:01 पर देश की वित्त मंत्री सदन के सामने वित्तीय वर्ष 2025-26 की बजट को पेश करते हैं। हमारे और आपके लिए इस बजट में क्या क्या होता है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह पहला बजट था। सबकी निगाहें टिकी हुई थी। किसान, गरीब, मध्यम वर्ग और अमीर भी इस इंतजार में थे कि उनके लिए इस बजट में क्या होगा। इस हफ्ते हमारा वीकली रैप अप आम बजट पर है। नमस्कार, स्वीकार कीजिए, मैं हूं रोहित और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना वीकली डोज, वीकली रैप अप। सबसे पहले सुनिए बजट पर आई प्रतिक्रियाएं। साथियों, अब इस बजट में 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स से मुक्त कर दिया गया है। सभी आय वर्ग के लोगों के लिए टैक्स में भी कमी की गई। और ऐलान किया उस पर आपको थोड़ा गूगल करिए, मखाना बोर्ड था या नहीं था। गूगल करिएगा, स्पष्ट हो जाएगा। एक पुराना मुहावरा था, पुरानी शराब नई बोतल। ये शराब भी पुरानी, बोतल भी पुरानी और बेहद ही चिमचिमा टाइप रैपर नया लगाया गया। देखिए, सबसे पहले तो एनडीए का सहयोगी होने के नाते मैं हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, माननीय वित्त मंत्री जी का विशेष तौर पर धन्यवाद करूंगा कि जिस विकसित देश को बनाने की सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, उसको मजबूती देने वाला ये बजट है। हर साल बजट आता है। बजट में सबसे ज्यादा ध्यान जो आकर्षित करता है वो है कौन सी दरें जो है वो सस्ती हुई और कौन सी दरें महंगी। तो आज हम सबसे पहले बात करते हैं कि इस बजट में हमारे और आपके जीवन से जुड़ी किन किन सामानों के दाम सस्ते हुए और किन किन सामानों के दाम महंगे हुए। सबसे पहले जो सस्ता हुआ उसमें सबसे बड़ा है एलसीडी और एलईडी। यानी एलसीडी और एलईडी से जुड़े वो हर एक वस्तु जो कि हमारे आपके दिनचर्या में यूज होते हैं, जैसे कि फोन, लैपटॉप, टैबलेट, ये सस्ता हो जाएगा। इस पे जो ड्यूटी लगती है उसमें 2.5% ड्यूटी जो है वो हटा ली गई है। उसके बाद इसके साथ ही इलेक्ट्रिक कार, बाइक, मोबाइल फोन भी सस्ते हो गए हैं। बजट में बीमा क्षेत्र में जो हम लोग जीवन बीमा करवाते हैं या इंश्योरेंस करवाते हैं उसमें 100% निवेश की छूट दे दी गई है, जिससे कि हमारा जो बीमा यानी कि लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम होता है या किसी भी इंश्योरेंस का प्रीमियम होता है वो भी अब कम होने की संभावनाएं जताई जा रही है। कपड़ा और चमड़ा उत्पाद से जुड़े सामान भी सस्ते हो सकते हैं। यह बजट में किन किन चीजों के दाम जो है वो सस्ते हुए वो थे। अब महंगा क्या क्या होगा। इंटरैक्टिव डिस्प्ले पैनल, जो कि एक सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला पैनल होता है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि आधुनिक समय में सबसे लेटेस्ट पैनल जो है वो महंगा हो चुका है। टच स्क्रीन में भी ये काम करता है। इसमें 10% ड्यूटी लगती थी, अब इसको बढ़ाकर 20% कर दी गई। इससे प्रीमियम स्मार्ट डिस्प्ले जो है वो महंगे हो जाएंगे। इसके बाद हम आपको लेकर चलते हैं किन क्षेत्रों में बजट में क्या क्या लाभ हुआ। सबसे पहले बात करते हैं बजट में किसानों को क्या। बजट में खाद के नए कारखाने, दलहन और तिलहन के उत्पादन, बिहार में मखाना बोर्ड बनाने जैसे कई ऐलान किए गए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए किसान क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले लोन की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक की कर है। विशेषज्ञों की माने तो इससे किसानों को कृषि कार्य को समय से करने में काफी फायदा हो। खाद के नए कारखाने से लगभग 7.5 करोड़ किसानों को लाभ होने का भी अनुमान जताया जा रहा है। दलहन और तिलहन उत्पादन के लिए योजनाएं बनाई गई है, जिससे दलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना जा सके। साथ ही दलहन के अंतर्गत तुअर, उड़द और मसूर की दाल का उत्पादन किया जा सके। बिहार में मखाना बोर्ड बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री धन धान योजना में कम पैदावार, आधुनिक फसल की गहनता, औसत से कम ऋण मापदंडों वाले 100 जिले शामिल किए जाएंगे, जिससे करीब 1.7 करोड़ किसानों को फायदा होगा। फल और सब्जियों के उत्पादन के लिए भी कई प्रावधान इसमें शामिल है। महिलाओं के लिए इस बजट में क्या था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में महिलाओं के लिए सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0 योजना पेश की है। इसके अंतर्गत योजना के जरूरत के अनुसार बजट देने की बात की गई है। उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत 8 करोड़ बच्चों को सीधा लाभ मिलेगा। इसके साथ ही 1 करोड़ से अधिक गर्भवती महिलाओं को लाभ मिलेगा। इस योजना में लड़कियों के पोषण का विशेष ख्याल रखा जाएगा।
इस बजट में युवाओं के लिए क्या है? युवाओं के लिए पीएम जन आरोग्य योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा देने की घोषणा की गई है। असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे युवाओं की तरफ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ध्यान गया है। इसके अंतर्गत गिग वर्कर, जिसमें आमतौर पर डिलीवरी करने वाले लोग शामिल होते हैं, वो अब श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करा सकते हैं और उसके बदले उनको एक पहचान पत्र दिया जाएगा, जिससे कि कई सारे सरकारी फायदे उनको मिल सकते। जैसे कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य बीमा योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा मिल सकता है। उड़ान योजना और पर्यटन विकास योजना में भी युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते खुलने की बात की गई है। पोस्ट मित्र के रूप में युवाओं को जोड़ा जाएगा। स्टार्टअप के लिए लोन सीमा बढ़ाकर अब 20 करोड़ रुपए कर दिया गया है। यह अब तक 10 करोड़ रुपए था। यह 27 अलग अलग क्षेत्रों में दिया जाएगा। अगला क्षेत्र है मेडिकल से जुड़े। हमारे और आपके आसपास कई लोग बीमार होते हैं, उनके लिए क्या क्या राहतें हैं इस बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दवा और इलाज के चक्र में उलझे लोगों को बड़ी राहत दी। अब देश के हर अस्पताल में कैंसर से निपटने के लिए डे केयर सेंटर स्थापित किया जाएगा। इसके साथ ही 36 कैंसर और जीवन रक्षक दवाओं को कर मुक्त कर दिया गया। यानी जब दवाओं पे टैक्स लगता है तो दवाओं का दाम जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब उन दवाओं पे टैक्स सरकार नहीं लगाएगी। 6 दवाओं पर ड्यूटी घटाकर 5% तक कर दी गई है। इस बजट में सरकार का छात्रों पर भी फोकस रहा, जहां सरकार ने कहा है कि 50,000 अटल टिंकर लैब की स्थापना की जाएगी। इसके साथ ही आईआईटी की क्षमता में बढ़ोतरी करते हुए देश के 23 आईआईटी संस्थानों में सीटों की संख्या को बढ़ाई जाएगी। ये हमेशा से छात्रों की मांग रही कि आईआईटी की सीट की संख्या जो है वो बढ़ाई जाए। 5 आईआईटी को बेहतर शिक्षा संवर्धन के लिए अलग से राशि दिया जाएगा। आईआईटी और भारतीय विज्ञान संस्थान में पीएम रिसर्च फेलोशिप दी जाएगी। एआई की शिक्षा के लिए 500 करोड़ रुपए किए गए। साथ ही मेडिकल की पढ़ाई के लिए 10,000 सीट की बढ़ोतरी की जाएगी। अगले 5 सालों में इसे 75,000 सीट तक बढ़ाया जाएगा। 1 फरवरी को दिए बजट भाषण में वित्त मंत्री ने बिहार के लिए भी खूब घोषणाएं, जिसके बाद राजनीति शुरू हो गई। सबसे पहले सुनिए कुछ बाइट्स। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये भारत सरकार का बजट है कि बिहार सरकार का बजट है। आपने बिहार के अलावा किसी और प्रदेश का नाम सुना वित्त मंत्री जी के पूरे बजट भाषण में? बिहार का नाम ले लिया, बिहार पर बात नहीं होती है। बिहार पर क्या बातचीत हो गई भैया? विशेष राज्य मिल गया, विशेष पैकेज मिल गया, पूर्वांचल के मंत्रिमंडल का गठन हो गया, पलायन की बात हुई, फैक्ट्री लगाने की बात हुई। अब कब आपने कोसी कैनाल की बात की थी, फिर चौथे बार कर लिया। भाई बजट में आम आदमी के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि इस साल बिहार में चुनाव है। तो बिहार का चुनाव को रख के सर में रख के उन्होंने पूरा बिहार के लिए एक बजट रोल आउट किया है, जहां पे हर चीज बिहार को दिया है। पिछला बार भी 2024 में जुलाई में जब बजट पेश किया था तो आपने देखा था सब कुछ आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए किया गया था। बजट में बिहार के लिए क्या घोषणाएं हुई? भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार के लिए घोषणा करते हुए कहा कि मखाना के उत्पादन, प्रोसेसिंग, कीमतों और मार्केटिंग के लिए मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा। वैसे ये पुराना मामला है, कई बार से मखाना बोर्ड की बात चल रही थी। इस बार सरकार ने इस पर संज्ञान लिया है। कई लोगों का आरोप है कि इस बार बिहार में चुनाव है, इस वजह से सरकार जो है बार बार बिहार का जिक्र करते हुए नजर आई। तो कई लोगों का ये कहना है कि एनडीए के घटक दल में नीतीश कुमार की जो बैठ है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इस वजह से सरकार जो है वो बिहार पे ध्यान देती है। खैर, आपकी क्या इस पर राय है? आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला है बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान की स्थापना होगी। इसकी भी मांग बहुत ज्यादा समय से चल रही थी, इसको निफ्टिम कहते हैं। आईआईटी पटना में हॉस्टल और बुनियादी ढांचाओं का विस्तार किया जाएगा। पटना एयरपोर्ट का विस्तार किया जाएगा और बिहटा में एक ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट का भी निर्माण किया जाएगा। क्या होता है ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट? एक प्रकार का ऐसा हवाई अड्डा जो पहले से ही मौजूद होता है, लेकिन नए हवाई यातायात की जरूरतों के अनुसार उसको नए सिरे से बनाया जाता है और विस्तारित किया जाता है। साथ ही ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों का भी निर्माण किया जाएगा। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा क्या होता है? जो हवाई अड्डा निर्माण आमतौर पर उन क्षेत्रों में किया जाता है जहां पे कि हवाई अड्डों की मांग जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ती है और ये क्षमता जो है वो मौजूदा हवाई अड्डा से अधिक होती है, तब इसका निर्माण किया जाता है। इन हवाई अड्डे का जो निर्माण होता है वो आधुनिक और पहले से जरूरतों के अनुसार नई नई तकनीकों के आधार पर किया जाता है। ऐसे एयरपोर्ट पर्यावरण के लिए अनुकूल भी बनाए जाते हैं। तो बिहार में इन 2 हवाई अड्डों की निर्माण की बात हुई है। इसके साथ ही मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के लिए विशेष वित्तीय सहायता दी जाएगी, जिससे 50,000 हेक्टेयर की जमीन पर खेती करने वाले किसानों को लाभ मिलेगा। बजट में जो सबसे अहम पहलू होता है वो है इनकम टैक्स स्लैब।
सभी का ध्यान बजट के भाषण शुरू होते ही इनकम टैक्स स्लैब पे आ जाता है। इस बार इनकम टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव किए गए। सबसे पहले समझते हैं इनकम टैक्स स्लैब में क्या क्या बदलाव किया गया, फिर आपको उसकी गणित भी समझाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स में बड़ी राहत की घोषणा की है। साल 2025-26 के आम बजट को पेश करते हुए वित्त मंत्री ने नए इनकम टैक्स स्लैब की घोषणा की। इस घोषणा के मुताबिक नए टैक्स रिजीम में सालाना 12 लाख तक की आमदनी पर कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। जानकारों के मुताबिक इस नए टैक्स से मध्यम वर्ग को ज्यादा फायदा होता नजर आ रहा है। सैलरी क्लास के लोगों को स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपए ही रखा गया, ये पहले से था। अब इसमें क्या होगा कि 12 लाख रुपए जिसकी सैलरी और प्लस 75,000, यानी 12,75,000 तक जिसकी सैलरी है उसको किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना होगा। यानी कर्मचारी की सालाना कमाई 12,75,000 हो तो अब उन्हें कोई टैक्स नहीं देना होगा। अगर किसी व्यक्ति की आय सालाना 12 लाख से अधिक है तो उसे इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना होगा। सैलरी क्लास यानी वेतनभोगी कर्मचारी की स्थिति ये लिमिट 12,75,000 है। जैसे ही ये लिमिट पार होगी वो टैक्स के दायरे में आ जाएंगे, उन्हें इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार से ही इनकम टैक्स देना होगा। अब ये समझते हैं 12 लाख तक आय फ्री, मतलब टैक्स जो है वो आपकी 12 लाख तक फ्री है। इसका मतलब क्या है, साधारण गणित से समझिए। सरकार ने नए टैक्स रिजीम वालों के लिए सेक्शन 87A के तहत टैक्स रिबेट 60,000 रुपए कर दिया, यानी 12 लाख रुपए की आमदनी पर स्लैब के हिसाब से 60,000 रुपए का टैक्स मिलेगा, जो कि सरकार की तरफ से रिबेट के तौर पर माफ कर दिया जाएगा, यानी सरकार उसको माफ कर देगी। यह रिबेट अब तक 25,000 रुपए था, जिसे अब सरकार 60,000 रुपए। समझते हैं ये टैक्स आपको किस तरह से लगेगा। उदाहरण के तौर पर मानिए कि किसी शख्स की, मान लेते हैं, आप अपने बारे में सोच कर देखिए, किसी शख्स की सालाना आय जो है वो 13 लाख रुपए है, यानी आपकी सालाना आय जो है वो 13 लाख रुपए है। क्योंकि पहले आपको 4 लाख पर कोई टैक्स नहीं देना है, तो इसलिए इस स्लैब में आपको कोई टैक्स नहीं देना है। 4 से 8 लाख रुपए पर आपके दायरे पर 5% टैक्स आपको लगना है, यानी 5% टैक्स के हिसाब से आपका ये हुआ 20,000 रुपए। फिर 8 से 12 लाख पर आपको 10% टैक्स रखना है, यानी अब ये हुआ 4 लाख रुपए पर 10% के हिसाब से 40,000 रुपए। अब क्योंकि इस व्यक्ति की सालाना आमदनी 13 लाख रुपए है, यानी इसलिए बचे हुए 1 लाख रुपए पर 15% के हिसाब से टैक्स बना, जो कि 15,000 रुपए हुआ। इनकम टैक्स स्लैब में कैसे आए हैं बदलाव? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा कि मोदी सरकार ने लगातार इनकम टैक्स में लोगों को राहत दी है। इस मामले में इनकम टैक्स स्लैब में लगातार बदलाव किए हैं। आंकड़ों पर गौर करें तो सरकार ने इनकम टैक्स का दायरा लगातार घटाया है। साल 2014 में 2.5 लाख रुपए सालाना कमाई पर कोई टैक्स नहीं था। 2019 में 5 लाख रुपए की कमाई को टैक्स फ्री कर दिया गया। 2023 में 7 लाख रुपए तक की कमाई को टैक्स फ्री कर दिया गया। अब 2025 में 12 लाख रुपए तक की कमाई को टैक्स फ्री कर दिया गया। इस हफ्ते के वीकली रैप अप में इतना ही। अगर आपने अभी तक एम्स दिल्ली पर हुए रिपोर्ट को नहीं देखा है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर देखिए, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। शुक्रिया।